हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोशिया के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। क्रोशिया में बहुत ही बड़े चेंजेस होने वाले हैं आने वाले 1 से 2 महीने में। तो वो क्या होने वाले हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों तक जो लोग अप्लाई करने वाले हैं क्रोशिया का वर्क परमिट, या जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है क्रोशिया का वर्क परमिट। बहुत ही बड़े चेंजेस हैं और अभी कुछ टाइम से आप लोग देख पा रहे होंगे क्रोशिया के वर्क परमिट इतनी जल्दी नहीं आ रहे हैं। मतलब पहले भी 2 से ढाई महीने, 3 महीने, 3.5 महीने तक लगते थे, और अभी भी टाइम अगर हम देखेंगे तो 4 महीने तक लग रहे हैं, या कुछ लोगों के तो वर्क परमिट आ ही नहीं रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं और क्या होने वाली हैं जिसके वजह से ये चीजें अभी से आपको फेस करनी पड़ रही हैं और आगे भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उससे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल या नेपाली पीसीसी डिक्लेरेशन क्रोशिया एम्बेसी से करानी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। हम किसी भी प्रकार का वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसके लिए प्लीज कांटेक्ट ना करें। अब हम बात करते हैं कि क्रोशिया में हुआ क्या है और क्या होने वाला है। तो एक चीज मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, ये मेन रोल अदा करती हैं किसी भी कंट्री की हायरिंग में। लेकिन जब ये ओवरलोड कर लेना किसी भी चीज का, मतलब ओवर हायरिंग हो जाती है और वो बंदे वीजा लग के वहां पहुंच गए, लेकिन उनके पास काम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कंपनी उनको प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है। रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम होता है कि हायर करके सप्लायर्स को देना, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड या इटली, स्पेन वगैरह इन कंट्रीज में मूव करते हैं। तो उन्होंने ये देखा रिसेंट में कि काफी ज्यादा लोग वहां पे क्रोशिया से हैं जिनके पास क्रोशिया की टीआरसी है। तो उन्होंने क्रोशिया को बोला कि भाई आप अपना लेबर मार्केट स्ट्रिक्ट करो। तो अब क्रोशिया ने कुछ टाइम से 8-9 महीने से आप लोग देख पा रहे होंगे कि चीजों में चेंजेस करे हैं। अब ये गलती यहाँ पे फिर वही आ जाती है कि इंडियन इंडियन करके आप लोग करते हो। पाकिस्तानी का वीजा क्यों नहीं लग रहा है, बांग्लादेशी का वीजा क्यों नहीं लगता है? कुछ चीजों की वजह से इंडियंस का सक्सेस रेट स्टिल फार बेटर है पाकिस्तानी से या बांग्लादेशी से। बट इंडिया से भी जो बेटर रेशियो है वीजा का, वो नेपाली का है। अब नेपालियों की कुछ चीजों में तारीफें कहाँ के एम्प्लॉयर्स भी करते हैं और कुछ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी करता है कि नेपाली वहां पे आते हैं तो ज्यादातर इलीगल माइग्रेशन नहीं करते। मतलब अगर कोई नेपाली 10 लाख लगा के आया है तो वो वहां पे उस कंट्री में रहेगा, पहले कमाएगा, फिर उसके बाद सोचेगा। लेकिन इंडियंस की अगर बात करें तो आज अगर वो पहुंचा है क्रोशिया, तो 10 में से 3 से 4 इंडियन सोचेंगे कि हम पोर्चुगल चले जाएं, हम स्पेन चले जाएं, हम जर्मनी चले जाएं। इन चीजों की वजह से वीजा डिनाई होते हैं इंडियंस के, और कुछ कंट्रीज के नेशनलिटी को तो वीजा मिलते भी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। तो अभी वो कौन से बड़े चेंजेस होने वाले हैं क्रोशिया के लिए, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं वर्क परमिट या आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है अभी, तो कौन से बहुत ही बड़े चेंजेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ आपके 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेगा, बट चेंजेस बहुत ही बड़े होने वाले हैं। तो पहला चेंजेस है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब आपको लैंग्वेज चाहिए होगी क्रोशिया में। अब उन्होंने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि आपको पहले से आनी चाहिए, जब आप वीजा एप्लीकेशन करोगे तब आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 2 से 3 महीने में इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। और इसमें ये होगा कि आप वहां पे आ जाओगे तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे आप लैंग्वेज सीखो और जब टीआर से रिन्यू करो तब आप प्रोवाइड करो उनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट, या कुछ ऐसे चेंजेस इससे मिलते जुलते वो करने वाले। 100% कंफर्म है आने वाले 1 से 2 महीने में। सबसे बड़ा चेंजेस है लैंग्वेज सर्टिफिकेट का, आपको A1 या A2 तक चाहिए होगा। उसके बाद जो दूसरा चेंजेस है, फेक डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते थे तो एजेंट्स बोलते हैं ना कि आप लोगों के फ्रेशर के लिए अप्लाई किया है, अनस्किल्ड के लिए अप्लाई किया है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी कंपनी फ्रेशर नहीं चाहेगी। अब उसके पास जो भी डिमांड आती थी, वो क्या करता था कि आपके सीवी में उसको अपडेट कर देता था कि इस बंदे के पास ये एक्सपीरियंस है, और आपको लगता था कि एजेंट ने फ्रेशर के लिए हायर किया है, या एजेंट के लिए डिमांड के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो अब उन्होंने क्या कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं कि अगर आपकी शेफ की जॉब है, अगर आपकी क्लीनर की जॉब है, स्किल्ड हो गई, अनस्किल्ड हो गई, प्लम्बर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, तो क्या आपकी डिग्री, क्या आपके आईटीआई सर्टिफिकेट्स, क्या आपके एक्सपीरियंस ये जेन्युइन है। इन चीजों पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो। इस वजह से काफी कम वर्क परमिट्स अप्रूव हो रहे हैं। पहले अगर 100 अप्रूव होते तो अभी 40 अप्रूव हो रहे हैं, 30 अप्रूव हो रहे हैं। इन रेशियो में, मतलब पहले से कंपेयर करें तो 50% तक वर्क परमिट्स कम अप्रूव हो रहे हैं इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टनेस करी है, कुछ चेंजेस करी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या करती थी, काफी ज्यादा हायरिंग कर लेती थी, ओवर हायरिंग, जिनको वो प्रॉपर काम भी नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। तो वो या तो किसी दूसरे कंट्री में मूव करते थे, या फिर उन्हीं कंट्री में लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से कहीं और जॉब करते थे। तो इन चीजों के इम्पैक्ट की वजह से
जो प्रोसेस है, जो अभी आप देख पा रहे हो 8-9 महीने से, वो स्लो हुआ है। तो इन चीज़ों को भी रोक लगाने की कोशिश करी है कि जो ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स नहीं मैच होती हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट है, आई गेस 10,000 यूरोज़ का, कुछ शायद 1 साल का या कुछ साल का, वो अगर आपका टर्नओवर नहीं मैच होता है, आप हायर नहीं कर सकते फॉरेन वर्कर्स। अगर आपकी कंपनी 1 साल या उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आप फॉरेन वर्कर्स नहीं हायर कर सकते। ऐसे ही कुछ चेंजेस उन्होंने करे हैं और इनकी वजह से कुछ 10 से 15 कंपनीज भी बैन हुई हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैन हुई है क्रोएशिया में, और ये पोलैंड में होना चाहिए क्योंकि पोलैंड में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चेक रिपब्लिक में होना चाहिए, वहाँ पे भी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रही है एक कंट्री क्रोएशिया, अगर हम बात करें, बिकॉज़ ये देख रही है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में हमारे बंदे जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, लेबर, वो वहाँ जा रही है। उनकी वजह से रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ेंगे। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्टेप ले रही है। काफ़ी लोग या यूट्यूबर्स या एजेंट्स या आप लोगों के मन में होगा कि भाई क्या हमारा वीज़ा लगेगा? क्या हमारे वर्क परमिट्स आएँगे? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तरीके से बंद हो गया है, बट पहले से कंपेयर करें तो 40-50% तक ये चीज़ें कम हो जाएँगी। लेकिन होगा, ठीक है? लेकिन उनका होगा जो प्रॉपर डिज़र्व करते हैं, ये जो प्रॉपर आप कह सकते हो लक, या आप कह सकते हो कि कंपनी आपकी अच्छी है, उस कंपनी के वर्क परमिट इश्यू होंगे। बात अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटी है, वो ये चीज़ें भी चेक कर रही है जो आप लेबर्स को या वर्कर्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वो अकोमोडेशन प्रॉपर तरीके से है, या वो ऐसा तो नहीं है कि आपने हायर करा कोई बंदा, आपने सपोज़ मुझे हायर करा और आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे शो करने के लिए अकोमोडेशन लिख दिया कि ये एड्रेस है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या वो कंपनी प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा जो नई कंपनीज़ हैं, नई कंपनीज़ जो रजिस्टर होने वाली हैं, जो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नई कंपनीज़ खुल रही हैं, उनके ऊपर भी रोक लग रही है अगर वो रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होने वाली हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में क्रोएशिया की। तो बहुत ही बड़े-बड़े कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि लैंग्वेज को लेके, जैसे कि पहले आप कह सकते हो कि बहुत ही अनलिमिटेड टाइप के वर्क परमिट इश्यू होते थे, अब वो चीज़ नहीं होने वाली है। पहले क्या होता था कि आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए एक एजेंट्स ने, कुछ भी, उस पे वर्क परमिट आ जाता था, अब वो चीज़ नहीं होने वाली है। आपकी टीआरसी रिन्यू होते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 60 टू 70, 80 डेज़ के अंदर 60 डेज़ के अंदर-अंदर आपको दूसरी जॉब ढूँढनी पड़ेगी। ये एक कंपनसेशन है, अगर आप टीआरसी रिन्यू करवाना चाहते हैं, जॉब क्विट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ टाइम पहले माल्टा का भी था, माल्टा का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला 2022-23, उसके बाद माल्टा ने भी स्ट्रिक्ट कर दिया। तो क्रोएशिया में भी ऐसा नहीं कि डिमांड कम हो गई, डिमांड है, बट वो जो ओवर चीज़ें हो रही थी, ओवर चीज़ों की वजह से नेपाली और इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे, वो चीज़ कम कर दी गई है और ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कोई कंट्री को परफेक्ट बनाते हैं वहाँ के लोग, उसके बाद गवर्नमेंट और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो जब लोग ही भर जाएँगे, जहाँ पे ज़रूरत 10 बंदों की है, वहाँ पे 20 बंदे हैं, तो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पे सरकार देख रही है और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रही है। तो ये कुछ बड़े चेंजेस हैं। आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई कर चुके हो, क्यों नहीं आ रहा आपका वर्क परमिट, उसका एक रीज़न हो सकता है। और लैंग्वेज का जब प्रॉपर एक रूल लागू हो जाएगा कि हाँ, ये चाहिए होगा, तब इसके ऊपर क्लैरिटी थोड़ी-सी आएगी। बट तब तक ये है कि भाई A1 तो आपको चाहिए चाहिए, अब A2 तक चाहिए, ये तब कन्फर्म होगा। आपको इंडिया से चाहिए या वहाँ से चाहिए, इसमें 99.9% के आपको वहाँ जाके सीख के फिर चाहिए होगी। इंडिया से अगर ये चीज़ हो तो माइट भी वो ऑनलाइन वाला सिस्टम चल सकता है, जैसे कि माल्टा ने स्किल पास का किया, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें होने वाली हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, वीडियो में डिटेल से एक बार फिर से बात करेंगे, कोई और अपडेट आता है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, कुछ भी क्वेरी होती है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम किसी भी प्रकार का वर्क परमिट या जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं। पीसीसी या पोस्टल या लीगलाइजेशन फ्रॉम एम्बेसी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।